हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे हमारे पिछले कुछ वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकेरियोटिक कोशिका में हमने बहुत सारे कोशिकाओं लगभग स्टडी कर लिए, बड़े बड़े कोशिकाओं। अब हम कुछ छोटे कोशिकाओं की अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिकाओं को पढ़ेंगे, साथ ही हम केंद्रक को भी अध्ययन करेंगे। ये जो छोटे कोशिकाएं हैं इनके लिए हम माइक्रोबॉडीज वर्ड यूज कर सकते हैं, सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज वर्ड यूज करते हैं। ये तीन कोशिकाएं मुख्य रूप से हम एक साथ पढ़ते हैं, स्पिरोसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। इन तीनों को एक साथ पढ़ने पर ही आसानी से समझ में आता है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं स्पिरोसोम्स पर। स्पिरोसोम्स में हम देखें कि इसकी जो खोज की गई थी वो पार्नर द्वारा की गई थी, और ये जो वर्ड दिया गया था, शब्द दिया गया था, ये शब्द दिया था डेंजियर। तो स्पिरोसोम्स जो कि पार्नर द्वारा खोज किया गया था, ये मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और कई बार हम इसको निकनेम के रूप में प्लांट लाइसोसोम या पादप लाइसोसोम के नाम से भी इसको जानते हैं। स्पिरोसोम्स गोलाकार होने के कारण इसका नाम स्फीयर, स्फीयर वर्ड गोल, गोलाकार सूक्ष्म आकार के कोशिकाएं होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन है सारे के सारे कोशिकाएं, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि डबल मेम्ब्रेन वाले दोहरी झिल्ली वाले तीन कोशिकाएं हैं, अदरवाइज ज्यादातर कोशिकाएं सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं। स्पिरोसोम्स की बात करें जो मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है, इनका मुख्य कार्य वसा का संग्रहण करना होता है, वसा का संश्लेषण, साथ में हम बोले संग्रहण, ये कार्य मुख्य रूप से इनका होता है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि मान लो पादप का कोई भाग ऐसा जिसमें जैसे वसीय बीज होते हैं, तेल होते हैं, मूंगफली होते हैं, सरसों होते हैं, इन बीजों में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से आपको कोशिकाओं में स्पिरोसोम्स कोशिकाएं मिलेंगे जो कि वसा का संश्लेषण या संग्रहण करते हैं। दूसरा कोशिकांग इसमें है ग्लाइओक्सिसोम्स। ग्लाइओक्सिसोम्स की खोज वीवर्स द्वारा की गई थी। ग्लाइओक्सी वर्ड या सोम्स का वर्ड का मीनिंग तो हमेशा एक ही होता है, काय या शरीर। ग्लाइओक्सी वर्ड यहाँ आया ग्लाइओक्सिलेट के कारण। ग्लाइओक्सिलेट एक चक्र है जो श्वसन का एक वैकल्पिक परिपथ माना जाता है। इस चक्र के होने के कारण इसको ग्लाइओक्सिसोम्स कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस कोशिकाओं में ग्लाइओक्सिलेट चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। साथ ही हम देखें कि जब मान लीजिए एक वसीय बीज है, मूंगफली है, हम जानते हैं कि उसमें वसा अधिक संग्रहित है, लेकिन जब हम किसी बीज को अंकुरित करते हैं, अंकुरन के समय उसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मुख्य रूप से मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो जो वसीय बीज है उनकी जो वसा है वो उस समय कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित होती है। वसा का रूपांतरण कार्बोहाइड्रेट में हो सकता होता है। इस घटना को जिसमें वसा कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित होती है, इस घटना को, इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, पिछले वीडियो में हमने 4 वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस दैट मींस ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेनेसिस दैट मींस ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से। अब एक तीसरा वर्ड आया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का बनना, लेकिन किससे? वसा या प्रोटीन से। अगर वसा या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है तो उसको हम घटना को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइओक्सिसोम की पहचान 2 बातों से, ग्लाइओक्सिलेट चक्र से और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस से, जिसमें वसा कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित होती है। जब ये वसा कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित होती है तो कई बार इसमें एक हानिकारक पदार्थ जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो हानिकारक इसका असर है, उसको खत्म करने के लिए इसको तोड़ा जाता है और ये टूट करके बनाता है H2O और O2 में। और ये जो कार्य होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का थोड़ा विषैलापन कम करने का कार्य, ये कार्य होता है पेरोक्सिसोम्स में। इसके लिए इसमें पेरोक्सिसोम्स में पेरोक्सीडेज, केटलेज, ऑक्सीडेज ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इन क्रियाओं में बनने वाले प्रोडक्ट्स को बदलते हैं। पेरोक्सिसोम की खोज टॉलबर्ट द्वारा की गई थी।
और ये वर्ड या शब्द जो दिया गया था ये डी डुवे द्वारा दिया गया था। पेरोक्सिसोम का नाम पेरोक्सिसोम्स का बताया हमने, इसका मुख्य कारण है इसमें पाया जाने वाला पेरोक्सीडेज एंजाइम। इसके अलावा इसमें कैटेरेज, ऑक्सीडेज ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि हानिकारक पदार्थों को कन्वर्ट करते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं। पेरोक्सिसोम्स के बारे में एक चीज और जानकारी ले लेते हैं। वो मुख्य जानकारी क्या है? वो है कि कुछ पौधों में एक चक्र चलता है, जैसे कि हम बोलते हैं C3 चक्र, C4 चक्र, ऐसे चक्र होते हैं, 2 चक्र होते हैं। तो जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक घटना होती है हानिकारक, जिसको बोलते हैं प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक हानिकारक घटना है पौधों में, जिसमें प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले ग्लूकोज या मध्यवर्ती पदार्थ श्वसन में उपयोग में होने लग जाते हैं। इस कारण ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता। इस घटना को कहते हैं प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन में मुख्य रूप से जो भाग लेने वाले कोशिकाएं हैं, क्योंकि प्रकाश श्वसन शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण से, इसलिए एक तो इसमें भाग लेता है हरित लवक, इसका एंड होता है हमेशा श्वसन में, इसलिए इसमें एक कोशिकांग जो है वो भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो तीसरा कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन में भाग लेता है उसको कहा जाता है पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम्स प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग भी है। ये हमारे 3 कोशिकांगों के बारे में हमारी जानकारी। इनके अध्ययन के बाद हम नेक्स्ट कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। तो हम कोशिकांग अध्ययन करेंगे तारकाय, जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। तारकाय या सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में एक केंद्रक के पास टी आकार का, इस तरह के आकार का एक कोशिकांग है। हालांकि ये जंतु कोशिका के अलावा उन सभी कोशिकाओं में भी पाया जाता है जिनके जीवन में कभी न कभी चल कोशिका बनती है। जैसे पादप में बात करें तो छोटे पादप जैसे शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये ऐसे पौधे हैं जिनके जीवन काल में चल कोशिकाएं बनती है। तो इनके जीवन काल में चल कोशिकाएं बनने के कारण, अब चल कोशिका बनती है तो निश्चित रूप से उसमें फ्लैजिला या सीलिया पाए जाएंगे, और फ्लैजिला और सीलिया, जिसको पक्षमार्ग या कशाभिका कह रहे हैं, उनके निर्माण के लिए तारकाय की आवश्यकता होती है। तो तारकाय निश्चित रूप से हर उस कोशिका में, हर उस जीव की कोशिका में जिनमें जीवन में चल कोशिका बनती है उनमें पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में ये पाया जाता है। इसका कारण है कि जंतुओं में जो नरयुग्मक बनते हैं वो शुक्राणु, वो चल होते हैं, और शुक्राणु की पुच्छ का निर्माण इसी सेंट्रोसोम से होता है। इस कारण जंतु कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। तो तारकाय की खोज टी बोवेरी द्वारा की गई थी। अब तारकाय की संरचना को समझे तो तारकाय भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं। ये तारकाय की संरचना की बात करें तो तारकाय इस तरह से टी आकार का है। तो टी आकार में इसमें क्या 2 उप इकाइयां इसकी होती है इस तरह से, और 2 उप इकाइयां होने के कारण ये डिप्लोसोम भी कहलाता है। ये दोनों को अलग अलग रूप से अगर हम बोले तो इनको कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जिसे हम तारक केंद्र कह सकते हैं। ये 2 तारक केंद्र या 2 सेंट्रियोल से एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। अगर हम इसके टीएस की बात करें, इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, तो अगर हम इसको यहां से काटे और इसका टीएस देखें अंदर से, तो वो गोलाकार संरचना में होता है। गोलाकार संरचना में एक तो सेंट्रल एक्सिस होता है, केंद्रीय अक्ष होता है जहां ठोस होता है वो, और उसके परिधि पर 9 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। 9 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, और ये जो 9 माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। इस तरह से 3-3 होते हैं। 3-3 में एक माइक्रोट्यूबुल तो पूरा होता है, जैसे ये ए है, ये पूरा है, लेकिन बी और सी ये पूरे नहीं होते हैं। अभी हम माइक्रोट्यूबुल्स की संरचना की भी बात करेंगे। इस तरह से ट्रिपलेट के रूप में 9 तंतु होते हैं, तंतु भी बोल सकते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स भी बोल सकते हैं। ये सेंट्रल पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है जो पुराने जमाने में जो रथ हुआ करते थे, लकड़ी के पहिए हुआ करते थे, उनके समान संरचना बन गई।
इस संरचना को हम बोलते हैं कार्टविल स्ट्रक्चर। तो कार्टविल स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम में पाई जाती है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम में पाई जाती है। अब हम बात करें कि ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है इसकी संरचना देखें, तो अगर हम एक माइक्रोट्यूबुल को बाहर निकाल के देखें, इसके जूम करके इसका डायग्राम देखें, तो ये माइक्रोट्यूबुल्स इस तरह से लंबी है, इस तरह की इसकी संरचना है। इसमें यहाँ पर 13 उप इकाइयां होती है, 13 प्रोटीन की उप इकाइयां होती है। इस तरह से वो नीचे भी पूरा प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ये सूक्ष्म नलिकाएं पूरी तरह से प्रोटीन से बनी हुई है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका में 13 प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट या उप इकाइयां होती है। जब इसमें 13 होती है तो निश्चित रूप से बी और सी में उससे कम होती है और वो होती है 11। ये जो 13 उप इकाइयां प्रोटीन की है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की उप इकाई है। ट्यूबुलिन भी दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। जैसे मान लो एक अणु यहाँ पर अल्फा ट्यूबुलिन का आ गया, उसका अगला अणु बीटा का आएगा, फिर अल्फा का, फिर बीटा का। ऊपर से नीचे में भी अल्टरनेट होते हैं। जैसे ये अल्फा का है तो ये बीटा का होगा, ये अल्फा का होगा तो बीटा का होगा, एक एक अल्टरनेट। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेंट्रोसोम है ये पूरी तरह से माइक्रोट्यूबुल्स, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स या सूक्ष्म नलिका, इसका बना है। सूक्ष्म नलिकाएं बनी हुई है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोसोम बना हुआ होता है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इसमें इसके ऊपर जो सेंट्रोसोम पूरा है, इसके ऊपर तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो सेंट्रियोल है अकेला, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि झिल्ली रहित कोशिकाओं की बात आती है तो सेंट्रोसोम नहीं करके हमें आंसर करना चाहिए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल झिल्ली रहित कहलाता है। ये केंद्रीय अक्ष है जो कि सॉलिड होती है, ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है इसकी कार्टविल स्ट्रक्चर। अगर हम तारकाय की बात करें तो तारकाय के कार्यों को देखें, तो एक कार्य हमें यहाँ पर है कि जैसे कि कोई कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है प्लेमाइडोमोनास और ये इसका फ्लैजिला है। तो इस फ्लैजिला का जो नीचे यहाँ जो भाग होगा अंदर, ये भाग कहलाता है बेसल बॉडी। हिंदी में बोलते हैं आधारी काय। तो इस बेसल बॉडी या आधारी काय का निर्माण होता है सेंट्रोसोम से। अगर हम इस बेसल बॉडी की, इस आधारी काय की आंतरिक संरचना देखें तो वो बिल्कुल तारकाय के समान होती है। तो तारकाय का एक कार्य हो गया बेसल बॉडी या आधारी काय का निर्माण करना। दूसरा कार्य तारकाय का होता है इसका निर्माण करना। ये है फ्लैजिला। अगर ये लंबे होते हैं आकार में तो इनको फ्लैजिला कहते हैं, छोटे होते हैं तो हम इनको सीलिया बोलते हैं। लंबे संरचनाएं फ्लैजिला कहलाती है, जिनको हिंदी में पक्षमार्ग कहते हैं। ये संख्या में कम होते हैं, जबकि सीलिया जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। जैसे हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में इस तरह के छोटी छोटी संरचनाएं बहुत सारी पाई जा रही है, ये सारी कहलाएगी सीलिया। तो सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। लेकिन साइज अगर देखें, लंबाई देखें तो फ्लैजिला की अधिक लंबाई होती है, सीलिया की लंबाई कम होती है। एक दूसरी चीज और खास बात कि अगर फ्लैजिला एक से ज्यादा है तो उनका जो मूवमेंट होता है, हिलना डुलना होता है, वो कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं होता। सिंक्रोनाइज का मतलब उनमें कोई तारतम्यता नहीं होती है, वो अपने अपने अलग अलग दिशाओं में हिल डुल सकते हैं। लेकिन जो सीलिया होते हैं जो कि न्यूमरस नंबर में बहुत सारी संख्या में होते हैं, उनके मूवमेंट में, उनकी गति में एक तारतम्यता होती है। अगर लहर बनेगी तो सब लहर में चलेंगे, एक साइड में झुकेंगे तो सारे एक साइड में झुकेंगे। इस तरह का तारतम्यता आपको सीलिया में मिलेगी, फ्लैजिला में नहीं मिलेगी। तो हम जो बात कर रहे थे तारकाय के कार्यों की, पहला कार्य बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का निर्माण करना। और बेसल बॉडी पाई जाती है हमेशा सीलिया और फ्लैजिला के आधारी भाग पर, इसीलिए इसका नाम है आधारी कार्य। दूसरा कार्य अभी हमने बताया कि फ्लैजिला यानी कशाभिका, और यहां पे हिंदी में देखेगा पक्षमार्ग और कशाभिका। कशाभिका कहते हैं फ्लैजिला को,
और इसे बोलते हैं पक्षमार्ग। तो पक्षमार्ग फ्लैजिला व सीलिया इनका निर्माण करना भी सेंट्रोसोम का कार्य होता है। तीसरे कार्य की बात करें तो तीसरे कार्य में देखेंगे जब कोशिका विभाजन करती है, जंतु कोशिकाएं या कोई भी कोशिका जब विभाजन करती है तो एक डायग्राम इस तरह का बनता है जिसमें गुणसूत्र बीच में आ जाते हैं और इस तरह के धागे जैसी रचनाओं का निर्माण होता है। ये धागे जैसी रचनाएं कहलाती है स्पिंडल फाइबर्स या तरकु तंतु। तो तरकु तंतु का जो निर्माण, ये तंतु गुणसूत्रों से जुड़े हुए हैं, ये तरकु तंतु का जो निर्माण होगा वो निर्माण भी सेंट्रोसोम के द्वारा होगा। तो तीसरा कार्य हम देखें इसका तो हो सकता है तरकु तंतुओं का निर्माण। अगर हम चौथे कार्य की बात करें, सेंट्रोसोम के कार्य, अगले कार्य की बात करें तो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की जो, जैसे शुक्राणु का ये डायग्राम देखी गई, ये शीर्ष भाग, ये मध्य भाग और फिर ये टेल। तो शुक्राणु का जो मध्य भाग और टेल भाग है, पुच्छ भाग, इसका निर्माण भी सेंट्रोसोम से होता है। शुक्राणु में क्या होता है, ये जो दोनों सेंट्रियोल है ये अलग अलग हो जाते हैं। एक सेंट्रियोल तो शुक्राणु के जो केंद्रक होता है उसके पास चला जाता है, उसको तो कहा जाता है समीपस्थ कारक केंद्र या सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो दूसरा कारक केंद्र होता है वो उसका मध्य भाग से होते हुए पुच्छ का निर्माण करता है। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखें कि शुक्राणु के पुच्छ का निर्माण कौन से कोशिकांग से होता है। देन आंसर इज दैट या तो तारक काय बोले या तारक केंद्र सेंट्रियोल बोले। तो चौथा कार्य हो गया इसमें शुक्राणु के पुच्छ का निर्माण। ये इस तरह से हम तारक काय के बारे में हमने जानकारी ली। तारक काय मुख्य रूप से ये जानकारी रखेंगे कि 9 परिधीय तंतु होते हैं जो ट्रिपलेट के रूप में होता है। जैसे ये आधारिका है, यहाँ भी ये संरचना मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम फ्लैजिला में, ये फ्लैजिला जो बाहर निकला है, जैसे ही हम जाएंगे आगे तो ये फ्लैजिला में इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि फ्लैजिला की शेप जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है उसकी शेप किस प्रकार की होती है, वो इसके बारे में हम जरा सा एक डायग्राम में देख लेते हैं, कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि दोनों के डायग्राम में क्या फर्क आ जाएगा। जब फ्लैजिला अंदर था, बेसल बॉडी बना रहा था, तब ये डायग्राम था। जैसे ही फ्लैजिला बाहर निकल रहा है, कोशिका से सीलिया बाहर निकल रहा है, तो इसके डायग्राम में जो परिवर्तन आ रहा है वो देखिएगा। केंद्रीय अक्ष, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के केंद्रीय अक्ष में किसी भी प्रकार की सूक्ष्म नलिका नहीं है, लेकिन फ्लैजिला में केंद्रीय भाग में 2 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। ये सूक्ष्म नलिकाएं आकार में इसी तरह की होगी जो 13 उपिकाइयों से बनी होती है। तो 2 केंद्रीय नलिकाएं आ जाती है, ये यहाँ पर अनुपस्थित थी। परिधीय तंतु जो थे वो 9 ही है, यहाँ भी 9 थे। लेकिन परिधीय तंतु यहाँ ट्रिपलेट थे, अब यहाँ डबलेट हो जाता है, इस तरह से 2-2 रह जाते हैं। तो जो परिवर्तन आया, जिस तरह से ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम, ये फ्लैजिला, ये आधारिकाय। आधारिकाय की बात करोगे तो इसके समान संरचना। फ्लैजिला का टीएस काट के देखोगे तो यहाँ आ जाएगा। परिवर्तन क्या क्या आ गया, केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाएं आ गई, परिधि में जो 3-3 सूक्ष्म नलिकाएं थी उनके स्थान पर एक-एक कम होकर के 2-2 सूक्ष्म नलिकाएं हो गई। इन सूक्ष्म नलिकाओं में जो पहली है इसकी इस तरह से भुजाएं होती है, आउटर आर्म और इनर आर्म कहलाती है इस तरह से। ये भुजाएं अगले सूक्ष्म नलिका से जुड़ी हुई रहती है इस तरह से, और ये केंद्रीय अक्ष से भी जुड़ी हुई रहती है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है सीलिया और फ्लैजिला की, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 9+2 संरचना। 9+2 संरचना हमने पहले बात की थी एक वीडियो में, जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे, वहां भी फ्लैजिला पाए जाते थे, लेकिन वहां हमने कहा कि उनमें ये खोखला होता था पूरा, तो वहां हमने कहा था 9+2 संरचना अनुपस्थित होती है। दूसरा जो डिफरेंस बताया था वहां भी वापस सुनिएगा कि ये जो 9+2 संरचना बनी है ये मुख्य रूप से नलिकाओं की बनी है। 9+2 का मतलब समझ रहे हैं, 9 परिधीय तंतु जो डबलेट है और 2 केंद्रीय तंतु जो सिंगलेट है। ये 9+2 संरचना प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में नहीं होती है। दूसरी जो खास बात है कि ये यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है, ये बना हुआ होता है इस प्रोटीन का, अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन का।
जबकि प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये भी एक बड़ा डिफरेंस था जो हमने उस समय बात की थी, वापस रिमाइंड हो गई बात। तो ये फ्लैजिला की एक संरचना हो गई। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो फ्लैजिला का मुख्य कार्य होता है गमन के लिए मूवमेंट करना, मूवमेंट करता रहता है, उसके द्वारा उसमें गमन भी होता है, साथ ही भोजन ग्रहण करना भी होता है। एक खास चीज जो इसमें अंत में हमें जाननी चाहिए वो है कि ये पूरा हिस्सा मुख्य रूप से अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं उनमें दो प्रोटीन और पाए जाते हैं, एटीपीएच और डायनिन। ये एटीपीएच और डायनिन इसके मूवमेंट में सहायक है। एटीपीएच जब ये मूवमेंट करता है तो जो ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा में सहायक होता है, प्रदान करने में सहायक होता है एटीपीएच। तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक पूरा होता है जिसको हमने सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, सीलिया और साथ में हमने माइक्रोट्यूबुल्स का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट जो कोशिकांग आएगा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो अगला कोशिकांग है केंद्रक। यूकेरियोटिक कोशिका का जो नेक्स्ट कोशिकांग है वो है केंद्रक। केंद्रक जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग में आता है, उसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का निर्देशक भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका में अधिकांश कार्य, कुछ कार्यों को छोड़कर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स का निर्माण या हरित लवक में एंजाइम्स का निर्माण, उनको छोड़कर बाकी के अधिकांश कार्य केंद्रक द्वारा डायरेक्टेड होते हैं, निर्देशित होते हैं। बाकी के सभी कार्य केंद्रक के कंट्रोल में कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक सामान्यतः कोशिका में सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका अगर होगी तो पादप कोशिका में, क्योंकि पुरानी पादप कोशिकाओं में वैक्यूल रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो केंद्रक थोड़ा सा साइड में हो जाता है। तो कई बार के ज्यादातर केंद्र में, लेकिन पादप कोशिका है तो ये साइड में मिलता है। केंद्रक की खोज के बारे में बात करें तो केंद्रक की जो खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1931 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ऑर्किड की मूल की कोशिकाओं में इसकी खोज की गई थी। बाकी प्रैक्टिकल वर्क इस पे सबसे ज्यादा किया गया। एक कोशिका जो शैवाल होता है एसिटाबुलेरिया, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है केंद्रक का, उसमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है तो केंद्रक का आकार बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क जो किया गया वो एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिकीय शैवाल पर किया गया। हेमरलिन ने भी अपने अधिकांश प्रयोग एसिटाबुलेरिया पर ही किए थे। अब हम बात कर रहे थे कि केंद्रक कहाँ मिलता है, तो केंद्रक में हमने कहा कि या तो जनरली सेंटर में या फिर वो वैक्यूल के कारण, रिक्तिका के कारण साइड में हो जाता है। केंद्रक की संख्या की बात करें कि केंद्रक एक कोशिका में कितने होता है, जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कई बार केंद्रक की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस, मेगान्यूक्लियस 2 होते हैं। कई बार कोशिका में ऐसा भी होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे कि मैच्योर परिपक्व आरबीसी, मैमल्स की परिपक्व जो आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी होते हैं। मैच्योर वर्ड जोड़ना जरूरी है क्योंकि आरबीसी जब बनती है शुरू में तब उसमें केंद्रक होता है, लेकिन बाद में हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा आ सके इसके लिए उसमें से केंद्रक को हटा दिया जाता है। तो परिपक्व आरबीसी ऑफ मैमल्स इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसी प्रकार परिपक्व चालनी नलिका, एंजियोस्पर्म पौधों के फ्लोएम में चालनी नलिका पाई जाती है, उसके में भी परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं मिलता है। तो केंद्रक का डिपेंड, केंद्रक के मिलने या नहीं मिलने का मुख्य जो असर आएगा वो आता है उसके विभाजन पे। अगर किसी कोशिका में केंद्रक नहीं है, निश्चित रूप से मानिए कि वो विभाजन नहीं कर सकती। अब बात करें कि कोशिका में केंद्रक का साइज क्या होता है। साइज की बात करें तो जनरल साइज तो हम लिख सकते हैं 5 to 30 म्यू, ये साइज होता है, लेकिन केंद्रक का आकार निर्भर करता है हमेशा उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पर। अगर जैसे मान लीजिए एक कोशिका है वो 2n है, उसमें जितने भी गुणसूत्र है उसका जो भी आकार है, अगर इस कोशिका को 4n कर दिया जाए, डबल गुणसूत्र कर दिया जाए तो केंद्रक का आकार भी डबल हो जाएगा।
तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केंद्रक का आकार डिपेंड करता है उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पर। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक का साइज क्या रहेगा ये निश्चित होता है। इसको एक इंडेक्स द्वारा समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका द्रव्य है, इस आयतन को हम मान लेते हैं Vc, पूरे कोशिका द्रव्य के आयतन को हमने माना Vc, और जो केंद्रक का आयतन है, केंद्रक के अंदर का जो आयतन है उसको हम मान लेते हैं Vn। तो इन दोनों का जो अनुपात रहेगा जिसको हम कहते हैं NPI, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक, ये हमेशा निश्चित होता है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। ये निश्चित होता है, ये इसी अनुपात में चलता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए सुनिएगा, मान लीजिए कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है। अब कोशिका के आकार में वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई। केंद्रक के आकार में तो वृद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि केंद्रक के आकार में वृद्धि हमने बताया कि जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो ही वृद्धि होती है। अब क्या बढ़ गया, Vc बढ़ गया। Vc बढ़ने पर क्या हो जाएगा, NPI कम हो जाएगा। जैसे ही कोशिका का आकार बढ़ा, Vc बढ़ा, Vc बढ़ते NPI कम हो गया। NPI जो पहले फिक्स था वो कम हो गया, कम होते कुछ न कुछ चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा कि ये कोशिका अब विभाजन करेगी। जैसे Vc बढ़ा, जैसे ही कोशिका का आकार बढ़ा, NPI कम होते ही कोशिका विभाजन कर देगी। अब जैसे ही कोशिका ने विभाजन किया, उसका आकार छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया तो Vc कम हो गया, Vc कम हो गया, देन NPI बढ़ गया तो अब क्या होगा, अब कोशिका विभाजन नहीं करेगी, अब कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, क्योंकि इस कोशिका को अपना NPI फिक्स रखना है। अगर NPI कम हुआ तो विभाजन करके फिक्स करेगी, विभाजन करने से छोटी हो गई तो वृद्धि करके फिक्स कर लेगी। तो किसी भी कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, वो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। अब बात करें हम केंद्रक की संरचना की, केंद्रक की संरचना की बात करें तो इसी के डायग्राम को हम जूम करते हैं, एक डायग्राम को, और इस डायग्राम को हम देखते हैं। केंद्रक के ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। इसके अलावा केंद्रक एक ऐसा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है, स्फेरिकल होता है, जनरली गोलाकार होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन से कई बार आपको ER जुड़ी हुई दिखाई दे सकती है, अंतःपरदर्वी जालिका। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर, बाहरी झिल्ली पर आपको राइबोसोम भी दिखाई दे सकता है। इसकी जो दोनों झिल्लियां हैं उनके बीच की जो जगह है उसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जैसे पहले हमने दो वर्ड बनाए थे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच में था, एक पेरीप्लास्टिडियल स्पेस जो लवक की दोनों झिल्लियों के बीच था, अब बन गया पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो केंद्रक की दोनों झिल्लियों के बीच होता है। खास बात देखें तो इनके बीच बीच में, झिल्ली के बीच बीच में छिद्र पाए जा रहे हैं। ये छिद्र जैसे यहाँ पर है, तो ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक द्रव्य है, इन दोनों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को रेगुलाइज करते हैं। ये कहलाते हैं न्यूक्लियोपोर, केंद्रक रंध्र। केंद्रक छिद्र है, केंद्रक रंध्र इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। अगर हम इनको ऊपर से देखें, अगर हम इसको झिल्ली के ऊपर से देखें तो ये छिद्र हमको इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह के, मतलब ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय। केंद्रक छिद्र हमेशा अष्टकोणीय आकृति के होते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी इसकी झिल्ली के बारे में। उसके बाद बात करें तो इसमें पाया जाने वाला द्रव जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य की बात करें तो ये मुख्य रूप से समांगी होता है, होमोजेनस होता है। समांगी का मतलब सब जगह से एक जैसा दिखाई देगा। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है, इस केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन हो सकते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो क्षारीय होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो अम्लीय होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे कि
डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इस तरह के एंजाइम्स इसमें पाए जा सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा इसके अंदर, डीएनए, आरएनए, ये भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये केंद्रक द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, एंजाइम, ये चीजें होती हैं। तीसरी चीज की बात करें इसमें, तो इसमें कुछ थ्रेड लाइक, धागे के समान संरचनाएं होती है। ये धागे के समान संरचनाएं जो अभी है वो उलझी हुई से जाल के रूप में दिखाई दे रही है। ये जाल के रूप में कब दिखाई देती है और कब ये स्पष्ट दिखाई देती है? अगर कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, अगर कोशिका इंटरफेज में है, तो ये जाल जैसी संरचना दिखाई देगी और तब इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन वेव या क्रोमेटिन जाल। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तब ऐसा दिखाई देगा, और जैसे ही कोशिका विभाजन करने वाली होती है, ये जाल के जो गुणसूत्र हैं वो छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब ये केंद्रक इस तरह का दिखाई देने लग जाता है। इस तरह के इसमें गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं। तो जब तक विभाजन नहीं करेंगे तब तक ये जो धागे हैं, गुणसूत्र जो है, ये पतले और लंबे रहेंगे, तब तक इसको क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। क्रोमेटिन जाल को अगर हम अभिरंजित करें, अगर हम इसको स्टेन करें फ्यूलजेन से या सेप्रिएजेंट से स्टेन करें, अगर हम इसको एसिटोकार्बिन से, तो ये दो कलर का दिखाई देता है। हल्के रंग का, कुछ जगह पर ये हल्का रंग दिखाई देगा, कुछ जगह पर ये गहरा रंग दिखाई देगा। इसका क्या कारण है कि ये कुछ जगह पर क्रोमेटिन जाल हल्के रंग का दिखाई देता है, कुछ जगह पे गहरे रंग का दिखाई देता है। एक जो गुणसूत्र होता है, ये जैसे गुणसूत्र है, इसमें ये जो डीएनए है, निश्चित रूप से डीएनए का पूरा भाग एक्टिव नहीं होता है। डीएनए में कुछ भाग जहां जीन पाए जाते हैं वो एक्टिव होते हैं, अदर पार्ट्स जहां जीन नहीं होते हैं वो एक्टिव नहीं होता है। तो जो पार्ट एक्टिव होगा वो ढीला बंधा हुआ होता है, और जो पार्ट एक्टिव नहीं है, जहां जीन नहीं है, वो टाइट बंधा हुआ होता है। इस तरह से इस डायग्राम को समझ सकते हैं कि जैसे ये ढीला पार्ट है, एक्टिव पार्ट है या जीन है। अब ये टाइट पैक्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर जीन नहीं था। अगर हम इसको अभिरंजित करें तो फिर वही दो कलर दिखाई देंगे, हल्के और गहरे। तो हल्का कलर वाला भाग कौन सा हुआ? हल्का कलर वाला भाग वो हुआ जहां जीन उपस्थित है, या हम कह सकते हैं कि जो आनुवंशिक रूप से सक्रिय है, या हम कह सकते हैं कि जहां से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो वह भाग इस क्रोमेटिन जाल में, वह भाग जहां जीन है, जो आनुवंशिक रूप से सक्रिय है, जहां से एमआरएनए बन सकता है, वो अभिरंजन के समय किस कलर का होगा? हल्के रंग का। तब उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। यू यानी होता है वास्तविक, यू क्रोमेटिन बोलते हैं। अब वो भाग जहां जीन नहीं है, तो वहां पर वो टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड होता है तो वो किस तरह का अभिरंजित होगा? गहरे रंग का अभिरंजित होगा। गहरे रंग का अभिरंजित होगा, दैट मींस वहां जीन नहीं है, दैट मींस वो आनुवंशिक रूप से इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, या फिर हम कहेंगे वहां से एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। ऐसे भाग को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जाल को जब अभिरंजित करेंगे तो दो कलर आपको दिखाई देंगे, हल्के और गहरे। हल्का भाग वो है जहां वास्तविक जीन है, उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, और जो गहरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। आगे बढ़े इस केंद्रक में, जो चौथी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, केंद्रक झिल्ली पढ़ी हमने, केंद्रक द्रव्य पढ़ा हमने, और क्रोमेटिन जाल पढ़ा। चौथी चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इसके अंदर पाई जाने वाली गहरे रंग की संरचनाएं, गोलाकार संरचनाएं। इन गहरे रंग की गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं केंद्रिका। इंग्लिश में बोलते हैं इनको न्यूक्लियोलस। ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जो कोशिका में, केंद्रक में पाई जाती है, इनकी जो संख्या होती है, एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका होती है, ये डिपेंड करती है उसकी प्लॉइडी पर, गुणिता पर। गुणिता या प्लॉइडी क्या होती है? गुणिता या प्लॉइडी। जैसे हम बोले कि इस केंद्रक में सभी गुणसूत्रों का एक सेट है, एक सेट है, दैट मींस ये कोशिका एन है, दैट मींस ये कोशिका अगुणित है, दैट मींस हैप्लॉइड।
अगर हम कहते हैं हैप्लॉइड है, दैट मींस इसमें गुणसूत्रों का एक सेट है, और एक सेट होगा तो केंद्रिका की संख्या भी एक होगी। अगर हम बोलते हैं 2n कोशिका, जिसको द्विगुणित या डिप्लॉइड करते हैं, अगर ये वर्ड यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हुआ कि उस केंद्रक में गुणसूत्रों के दो सेट है, एक पूरा सेट अलग, एक पूरा सेट और। अगर दो सेट है तो केंद्रिका की संख्या भी दो हो जाएगी। 3n है तो 3, 4n है तो 4। तो हम कह सकते हैं कि एक केंद्रक में केंद्रिका की संख्या डिपेंड कर रही है उसकी गुणिता पर। अगर n है तो केंद्रिका 1, 2n है तो 2, 3n है तो 3, इस प्रकार से। अब हम केंद्रिका की संरचना की बात करें। केंद्रिका की संरचना की बात करें तो केंद्रिका इस तरह से गोलाकार संरचना है, हालांकि इस पर झिल्ली नहीं होती है। यह भी एक झिल्ली रहित कोशिका में 3 कोशिका, राइबोसोम, तारक केंद्र और न्यूक्लियोलस, ये झिल्ली रहित है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम इस तरह से होता है। ये दीवार इसकी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये प्रोटीन है पूरा इस तरह से। पार्स अमोर्फा इसको बोलते हैं, पार्स अमोर्फा। अमोर्फा का मतलब जिसमें कोई कण नहीं हो, पूरी तरह से वो प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर देखें तो कुछ इस ऐसे दाने जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, ये कहलाता है पार्स ग्रेन्युलोसा। अगर हम और देखें इसमें तो इसमें कुछ आपको धागे जैसी रचनाएं भी दिखाई देगी, ये कहलाता है पार्स फाइब्रोसा। अब बीच में एक बार रोक के हम देखते हैं कि केंद्रिका एक्चुअल में थी कहां केंद्रक में। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका n है, दैट मींस उसमें गुणसूत्रों का एक सेट है। एक सेट है तो उसमें से कोई एक गुणसूत्र ऐसा होगा, एक सेट में एक गुणसूत्र, 2 सेट में 2 गुणसूत्र, 3 सेट में 3 गुणसूत्र ऐसे होंगे जिनके साथ केंद्रिका जुड़ी भी होगी। इस तरह से यहां पर जुड़ी भी होगी, ऐसे गुणसूत्र सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ऐसा गुणसूत्र कितने होंगे एक केंद्रक में? अगर एक सेट है गुणसूत्रों का, n कोशिका है तो एक गुणसूत्र होगा, 2 है तो 2 होंगे, इस तरह से। तो यहां पर ये केंद्रिका जुड़ी हुई होती है। तो निश्चित रूप से इस गुणसूत्र का जो डीएनए है वो भी केंद्रिका के अंदर से निकलता है, वो इसका चौथा भाग कहलाता है पार्स क्रोमेटिन। 4 भाग हो गए, प्रोटीन का आवरण पार्स अमोर्फा, दानेदार संरचनाएं पार्स ग्रेन्युलोसा, रेशेदार संरचनाएं पार्स फाइब्रोसा, और जो डीएनए इसके अंदर से निकल रहा है पार्स क्रोमेटिन। अभी क्या काम आ रहे हैं ये भाग? पार्स जो फाइब्रोसा है, यानी इसमें जो रेशे हैं, धागे हैं, वो एक्चुअल में है आरआरएनए के। जब हम राइबोसोम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात कही थी कि राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के अंदर, इसके अंदर, और राइबोसोम के निर्माण के लिए 2 चीजें चाहिए, आरआरएनए और प्रोटीन। तो ये आरआरएनए यहाँ पर धागों के रूप में मिल रहे हैं, प्रोटीन पार्स अमोर्फा में। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो राइबोसोम की छोटी उपिकाई और बड़ी उपिकाई बनती है, उसको कह रहे हैं पार्स ग्रेन्युलोसा। तो पार्स ग्रेन्युलोसा में एक्चुअल में क्या हो गया, ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं ये एक्चुअल में राइबोसोम्स की उपिकाइयां हैं, छोटी और बड़ी दोनों, जुड़ी भी नहीं है, अभी अलग अलग है, इसके अंदर ये निर्मित होती है। बाद में ये इससे बाहर निकलती है, केंद्रक से बाहर निकल जाती है, और राइबोसोम बाहर आने के बाद दोनों उपिकाइयां उसकी जुड़ जाती है। तो ये राइबोसोम में, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण हो रहा है, दोनों उपिकाइयों का निर्माण हो रहा है। ये जो न्यूक्लियोलस है, इसमें अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य हमारे सामने है कि निश्चित रूप से इसका आरआरएनए निर्माण बोल सकते हैं या फिर हम राइबोसोम निर्माण बोल सकते हैं। न्यूक्लियोलस की जो खोज की गई थी, केंद्रिका की जो खोज की गई थी, वो फोंटाना द्वारा की गई थी। ये इस तरह से केंद्रक में हमने केंद्रिका का अध्ययन किया। केंद्रिका का कार्य होगा, केंद्रक के कार्य की बात करें तो कोशिका का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से केंद्रक द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। तो लगभग सारे कार्य या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसे समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम का निर्माण हो रहा है, अब वो एंजाइम
डायरेक्टली तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से कंट्रोल्ड है, बट इनडायरेक्टली क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद कंट्रोल्ड है केंद्रक से, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कोशिका के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब हम यूकेरियोटिक कोशिका में जो अंतिम कोशिकांग है उसके बाद हम केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है, डीएनए है, उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक छोटा सा कोशिकांग है लास्ट में जो रह गया था बीच में, उसके बारे में बात करें, वो है रिक्तिका। रिक्तिका या वैक्यूल या जिसे हम रसदानी कहते हैं, पहले इसको रिक्तिका वर्ड यूज किया जाता था, वर्तमान में इसको रसदानी शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रिक्तिका या रसदानी सामान्यतः आपको पादप कोशिका में मिलती है। खोज इसकी स्पेलेंजानी द्वारा की गई थी, पर ये मिलती कहां पर है? पादप कोशिका में। कुछ जंतु कोशिका में भी रिक्तिका मिलती है, जैसे अमीबा में दो प्रकार की रिक्तिका मिलती है, संकोचनशील रिक्तिका और असंकोचनशील रिक्तिका। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आए, ध्यान से देखिएगा, कभी ऐसा प्रश्न आया कि अमीबा की कौन सी रिक्तिका पादप कोशिका की रिक्तिका के समान कार्य करती है, तो आंसर होगा उसका संकुचनशील रिक्तिका। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका पादप कोशिका की सामान्य रिक्तिका के समान कार्य करती है। तो पादप कोशिका में जनरली होती है, जंतु कोशिका में आपको कभी कभार मिलेगी। पादप कोशिका में हम इसको देखें तो जब शुरुआत में नई कोशिका होती है तो उसमें रिक्तिका का आकार छोटा होता है या फिर अनुपस्थित, बाद में धीरे धीरे बनती है। कारण क्या है बनने का? कि एक पादप में अपने उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए कोई उत्सर्जित तंत्र जैसी व्यवस्था नहीं होती। जंतुओं में एक व्यवस्था होती है उत्सर्जन तंत्र के रूप में, लेकिन पादप में नहीं होती है। तो पादप कोशिका क्या करती है? जनरली अपने उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा रखती है। इकट्ठा रखती है तो एक रिक्तिका या रसदानी का निर्माण हो जाएगा जिसमें वो अपने पदार्थों को इकट्ठा रखेगा। जैसे जैसे कोशिका की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस रिक्तिका का आकार भी बड़ा होता जाएगा, और एक पुरानी कोशिका में इसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा केंद्रीय भाग रिक्तिका द्वारा कवर कर लिया जाता है, तो बाकी के सारे कोशिकांग, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवार, ये सारे साइड में हो जाते हैं, बीच में पूरे भाग में रिक्तिका भर जाती है। अब रिक्तिका की संरचना की बात करें तो रिक्तिका में ये जो इसकी झिल्ली है, रिक्तिका ऊपर एक एकल झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को नाम है इसका विशेष, याद रखेंगे, विशेष बात है, रिक्तिका की झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये इसका जैविक भाग है, जीवित भाग है। ध्यान से देखिएगा बात को कि रिक्तिका में दो ही भाग आएंगे, एक झिल्ली और एक अंदर भरा हुआ पदार्थ। तो रिक्तिका की झिल्ली तो है इसका जीवित भाग जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर भरा हुआ द्रव जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका रस, इंग्लिश में कहा जाता है सेल सेल, वो एक मृत भाग है, अजैविक भाग है उसका। तो रिक्तिका में दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट बात हुई, नाम इसका झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट और इसमें भरे हुए द्रव का नाम कोशिका रस। भरे हुए द्रव में क्या क्या हो सकता है? अतिरिक्त जल जो कोशिका में आ गया वो इसमें इकट्ठा किया जाएगा, लवण, उत्सर्जित पदार्थ, ये सारे इसके अंदर एकत्रित किए जाते हैं। अब बात करते हैं रिक्तिका के कार्य की। रिक्तिका के कार्य की बात करें तो पहला कार्य अभी हम बार बार कह रहे थे कि उत्सर्जित पदार्थों का एकत्रण, उत्सर्जित पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य तो हो गया रिक्तिका का, तो एक कार्य तो इसका ही हो गया। दूसरा जो कार्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य में मानते हैं हम, वो है इसका कि रिक्तिका में जो साल्ट घुले हुए रहते हैं, एक पादप कोशिका की बात चल रही है, जिस मान लीजिए हम जनरली कहते हैं कि एक पादप कोशिका को हम शुद्ध जल में रखें तो जल अंदर प्रवेश करता है। तो यहां पर एक जानकारी की बात है कि अंदर दो द्रव है, एक कोशिका द्रव्य है, एक सेल से कोशिका रस है, कोशिका रस कोशिका द्रव्य। अगर हम इसको जल में रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जल अंदर प्रवेश करेगा, तो ये जो जल नियमन हो रहा है, जल का आदान प्रदान हो रहा है, परासरण हो रहा है, इस पर नियंत्रण कोशिका द्रव्य का होने के बजाय कोशिका रस का ज्यादा होता है। इसकी सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता डिपेंड करेगी
कि जल अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो हम निश्चित रूप से इसका दूसरा कार्य कह सकते हैं परासरण नियमन, परासरण नियंत्रण कोशिका रस का कार्य होता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए एक लवणीय भूमि, खारे पानी वाली भूमि है, वहां पर कोई पौधा वृद्धि करता है, तो वहां मिट्टी में जो जल होता है उसकी सांद्रता तो ज्यादा होती है। जल की सांद्रता ज्यादा है बाहर वाले की, दैट मींस वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। और हाइपरटोनिक यानी अति पराशरी है, तो जल अंदर जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा। क्या इलाज है फिर? पौधे जल अवशोषण कैसे करेंगे? जो लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे हैं उनके मूल रोम जल का अवशोषण कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से तो बाहर का विलयन ज्यादा सांद्र है, तो जल मूल रोम में आने के बजाय बाहर निकलेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है इलाज? ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि अंदर के विलयन की सांद्रता बाहर वाले विलयन से भी ज्यादा कर ली जाए, तो जल अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वो सांद्रता इसकी बढ़ाई जाए कोशिका द्रव्य की, तब तो कोशिका द्रव्य मर जाएगा, उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो मर जाएगा। तो फिर कौन से विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाए कि आसानी से जल अंदर आ जाए? तो आंसर है कोशिका रस। तो कोशिका ऐसे लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों के जैसे मूल रोम है, ये मूल रोम है और ये इसकी रिक्तिका है, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा रखेंगे। इसकी सांद्रता ज्यादा रखेंगे तो बाहर वाले विलयन की सांद्रता इसकी तुलना में कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो जल आसानी से अंदर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिक्तिका परासरण नियंत्रण में भी सहायता करती है। तो ये बातें हमारी हुई यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों के बारे में। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केंद्रक के भी अंदर की संरचनाएं, जैसे गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, जो कि मोस्टली जेनेटिक्स का पार्ट भी है। साइटोलॉजी के पार्ट में अगर हम बेसिकली बात करें तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को छोड़कर लगभग सारा आ चुका, लेकिन इसको साथ ही कंटिन्यू करते हुए हम जेनेटिक्स का पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो से उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, तब तक।